हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल कैनेडियन शान। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, ये जो टॉपिक मैं आज मैंने कवर करने जा रहा हूँ वो टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ उस टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो टॉपिक मैंने जो पिक किया है, ये टॉपिक मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि हमारे भी जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं जिनके पास कुछ केसेस आए ऐसे, तो मुझे लगता है कि आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए। हो सकता है ज़्यादा लोगों के लिए, ज़्यादा लोग नहीं होंगे मुझे पता है, मेरे सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज नहीं तो कुछ एक साल के बाद अगर कोई देखता है, अगर सर्च करेगा यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं ये वीडियो दिखेगी। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि सिंगल मदर्स, ठीक है, सिंगल मदर्स या फिर डिवोर्स के जो केसेस होते हैं, उन केसेस में अगर वो अप्लाई करते हैं कनाडा इमिग्रेशन के लिए तो क्या सिचुएशन रहेगी, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का उनका ध्यान रखना है, और अगर वो पीआर बन जाते हैं उसके बाद अगर वो डिवोर्स लेते हैं तो क्या सिचुएशन रहेगी, और ठीक है, अगर वो कैनेडियन सिटीजन बन जाते हैं तो चलो एक डिफरेंट एक जो है टॉपिक है, लेकिन हम ये इन सिचुएशन पे बात करेंगे। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं कमली नू जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। वेलकम गाइस। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप सभी को बना रहा हूं, ताकि आपको ये एक इन्फॉर्मेशन मिले। मैं किसी भी तरीके का सेपरेशन, डाइवोर्स या इस तरीके की चीजों को मैं कभी प्रमोट नहीं करना चाहता। लेकिन क्या होता है कि लाइफ के अंदर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें एक स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ता है। बहुत ही स्ट्रांग डिसीजन होता है, ट्रस्ट मी। अगर शादीशुदा कपल जो लोग होते हैं वो लोग जब ये डिसीजन लेते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि कितना ज्यादा पेन होता है, कितना ज्यादा जो है वो, ये ना अपने इंडिया में तो लोग क्या कहेंगे, ये जो जो लाइन है, ये लाइन जो है बहुत पॉपुलर रहती है इंडिया के अंदर। तो उन सभी चीजों से हट के ये डिसीजन लेते हैं। उनका मेंटल जो स्ट्रेस होता है, मेंटल लेवल होता है, वो बहुत जो है स्ट्रांग होना पड़ता है आदमी को। ठीक है, कहने के लिए बहुत आसान है, मैं भी ज्ञान दे सकता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, रहो, ठीक है। हमारे जो स्पेशली जो माँ बाप जो इन्वॉल्व हो जाते हैं इन चीजों में, जिनको पता नहीं होता है कि भाई अंदर क्या चल रहा है, लेकिन माँ बाप भी कहते हैं नहीं रहो, ठीक है। अगर हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही है वाइफ से, ठीक है, और वाइफ टॉर्चर कर रही है हस्बैंड को, तो भी घर वाले कहेंगे कि चलो ठीक है, तो भी उनका इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन अगर हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है वाइफ को और वो सेपरेट होना चाहती है, तो भी घर वालों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो घर वालों का इन्वॉल्वमेंट रहता ही रहता, लेकिन एंड ऑफ द डे डिसीजन आपको लेना है कि आपका जो पार्टनर है वो सही है या नहीं है। भाड़ में गई दुनियादारी, आपको जो है अपने बारे में सोचना है कि भाई आपको क्या करना है। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि सेपरेशन, डिवोर्स, ये सब चीजें बहुत बहुत, मैं ये कहूंगा कि सोच समझ के इस चीजों में आए। ऐसा नहीं कि जरा सी कोई एक चीज हो गई, ठीक है, दाल में नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया, डिवोर्स दे दो, ठीक है। पति से आया है थक हार के, ठीक है, बीवी ने खाना तैयार नहीं किया, डिवोर्स दे दो। और पति ने, चलो ठीक है, शॉपिंग के लिए पति लेके नहीं गया, होता है इंडिया में, ठीक है, वाइफ ने डिवोर्स फाइल कर दिया। सबसे पहली बात है कि अगर आप दोनों मैरिड हैं, ठीक है, और बच्चा नहीं हुआ है तो चलो ठीक है, फिर एक डिफरेंट केस है। लेकिन अगर आप मैरिड है और अगर आपका बच्चा भी है तो आपको उसके बारे में भी सोचना है, क्योंकि एक बार जब आप सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, तो सिचुएशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो अब इसके बारे में ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, हम बात करते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप डाइवोर्स लेने का सोच रहे हो, या फिर अगर आपने डाइवोर्स ले लिया है, तो आपको क्या करनी है व्हेन इट कम्स टू कनाडा इमिग्रेशन। पहली चीज कि अगर आपने डाइवोर्स नहीं दिया है, अगर आप साथ में रह रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ऐसे ही करें, कॉम्प्रोमाइज करें, बात करें, उसके बाद अगर कुछ आ रहा है तो चलो ठीक है, उसको कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आपने डाइवोर्स नहीं दिया है और उसके बाद आप किसी भी कंट्री का कनाडा इमिग्रेशन, किसी का कंट्री का, तो मैं क्या कहूं, अगर आप कनाडा का अगर आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास जो आपका जो स्टेटस है, ठीक है, कि आप मैरिड हो, आप सिंगल हो, या फिर आप सेपरेटेड या डिवोर्स्ड हो, ठीक है। ये जो तीन जो चीजें होती है, ये तीन चीजों में आपको ऑब्वियसली आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप अगर मैरिड है तो आपको मैरिड करना है, अगर आप सिंगल है तो सिंगल करना है। लेकिन अगर आप उसमें आप मैरिज आप निभा रहे हैं और आप अलग रह रहे हैं, लेट्स से हस्बैंड वाइफ हैं, अलग रह रहा है, पति अलग रह रहा है, वाइफ अलग रह रही है, लेकिन फिर भी आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सेपरेशन ऐसा नहीं है। आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे कि आप सेपरेटेड हैं, तो लीगल जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपको
प्रोवाइड कराना है इमिग्रेशन में, जो कि होता है डाइवोर्स पेपर ऑब्वियसली। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट तो है नहीं। आप हवा में तो कह नहीं सकते कि चलो ठीक है पति ऊपर वाले माले में सोता है, मैं नीचे वाले माले में सोती हूँ। ऐसा नहीं होता। आपको डॉक्यूमेंटेशन तो प्रोवाइड करने हैं। तो डाइवोर्स पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप किसी भी तरीके की फाइल लगाने का सोच रहे हैं, वेदर इट्स स्टडी परमिट, वेदर इट्स विजिटर वीजा, वेदर इट्स पीआर परमानेंट रेजिडेंट का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके इवन सीआरएस के पॉइंट्स भी हैं, तो भी आपको ये जो है किसी भी वीजा के लिए आप जाए तो आपको ये क्लियर करना है कि आप मैरिड हो या सिंगल हो या आप डाइवोर्स्ड हो। गलत डॉक्यूमेंटेशन, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। कोई अगर आपको ये बोल रहा है कि चलो ठीक है मैरिज में सेपरेशन हो चुका है, डाइवोर्स होने में टाइम लगेगा, चलो ठीक है लगा दो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आज नहीं तो फंसोगे तो बाद में फंसोगे। हर एक चीज आपको क्लियरली सही अपनी इंफॉर्मेशन देनी है अपनी फाइल। अब बात करिए, तो हो गया कि अगर आप सोच रहे हो तो ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया डाइवोर्स पेपर जरूरी है, चाहिए। अब दूसरा सिचुएशन कि अगर आपने डाइवोर्स फाइल कर दिया है या फिर अगर आपके पास डाइवोर्स का पेपर ऑलरेडी आ चुका है और आपका बच्चा भी है। अभी हम सिचुएशन पकड़ेंगे कि चलो ठीक है एक मदर है जिनका बच्चा भी है, ठीक है, और वो इमिग्रेशन का फाइल कर रहे हैं, तो क्या उनको ध्यान रखना है। पहली चीज कि अगर आप स्टडी परमिट में आ रहे हो, ठीक है, स्टडी परमिट में आ रहे हो और बच्चा है, बच्चे को छोड़ के आ रहे हो, ऑब्वियसली बच्चे को छोड़ कर आना पड़ेगा या फिर बच्चे का भी वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जो भी वीजा के लिए आपकी फॉर्मेलिटी होगी वो आपकी सिचुएशन पे मैटर करता है। लेकिन चलो ठीक है, आपका बच्चा है, आप बच्चे को छोड़ के आ रहे हो, आप स्टडी परमिट में आ रहे हो, तो होम टाइज तो चलो ठीक है आपका उसमें कवर हो गया। एक होम टाइज का भी एक चीज होती है जिसके अंदर आप कनाडा की स्टडीज करके आप वापस जाओगे, वो आपको मेंशन करना पड़ता है अपने एसओपी में, वो तो एक पॉइंट आपका कवर हो गया। लेकिन अब बात आ जाती है कि जो बच्चा है, बच्चे की कस्टडी किसके पास है, बच्चे का देखभाल कौन रखेगा। ऐसे सिर्फ रैंडमली आपको डॉक्यूमेंटेशन पे टाइप करके प्रिंट करके ऐसे नहीं लगाना है, आपको प्रोवाइड कराना है कि बच्चे को देखेगा कौन। क्योंकि जब बात आती है कनाडा इमिग्रेशन की, तो कैनेडियंस जो होते हैं थोड़ा सा इन चीजों में बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ को वीजा दे, माँ अगर एलिजिबल भी है तो चलो ठीक है माँ को वीजा दे दिया, लेकिन बच्चे को कौन देख रहा है। क्या बच्चे उनके ग्रैंड पेरेंट के पास है तो उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है, उनके भी फाइनेंशियल्स लग सकते हैं सिचुएशन टू सिचुएशन। अगर आपके फाइनेंशियल स्ट्रांग है तो नहीं लगेंगे, जो पेरेंट्स हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लगेंगे, ठीक है, उनको एक नोटराइज्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन लगेगा कि हाँ अगर उनकी बेटी जाती है बाहर पढ़ने के लिए तो वो उनके बच्चे को देखेंगे। वो सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाएं, अगर बिना लगाए लगाएंगे तो बहुत बहुत चांसेस है कि रिफ्यूज हो जाए केस। तो ये तो हो गया। तो गाइज आई होप इसके अंदर मैं डिटेल्स मैंने सारी मेंशन करी दी आपकी। और कल को आप को अपने बच्चे को स्पॉन्सर करना है या अगर आपको बच्चे को लेके आना है, ठीक है, अगर आप पीआर हो जाते हो या फिर किसी भी तरीके से बच्चे को अगर आपको कनाडा में लेके आना है, तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप पीआर के लिए एलिजिबल होने चाहिए, ठीक है। अगर आप पीआर के लिए एलिजिबल हो तो आपका बच्चा भी ऑब्वियसली पीआर के लिए एलिजिबल होगा। आपका बच्चा मेडिकली फिट होना चाहिए। कुछ एक सिचुएशंस होती हैं, कुछ एक बिल अमाउंट्स होते हैं, उतना बिल उनका नहीं जाना चाहिए। अब ये जो चीज है ये नॉर्मल केसेस पे भी डिपेंड होता है कि कनाडा के अंदर मेडिकल इज फ्री, लेकिन अगर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीआर है नहीं अभी तक, और अगर आपका बच्चा है या बच्चे को किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है और उनका जो मेडिकल का जो एक्सपेंस है वो यहाँ के कुछ एक सेट अमाउंट होता है, अगर उससे ज़्यादा है तो उन बच्चे को पीआर नहीं मिलेगा, बच्चे को किसी भी तरह का वीज़ा नहीं मिल सकता। ही कैन नॉट एंटर, ही और शी, अनफॉर्चुनेटली। तो ये चीज़ ध्यान रखें, बच्चे का मेडिकल जो है, मेडिकल सर्टिफिकेशन के अंदर वो बच्चा मेडिकली फिट होना चाहिए और ये आप पे भी लागू होती है। अगर आप भी मेडिकली फिट नहीं हुए तो आप इमिग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी, आ सकती है। तो आई थिंक ये सारी डाउट्स मैंने क्लियर कर दिया। अब एक स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये स्टोरी है जो हमारे जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं उनके पास ये केस आया था जिसके अंदर वाइफ यहाँ पे पढ़ने के लिए आई, ठीक है, स्टडी परमिट पे वाइफ यहाँ पढ़ने के लिए आई और यहाँ पे आने के फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, न्यूली मैरिड का केस बता रहा हूँ मैं, न्यूली मैरिड का। मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगा, कुछ ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं सिर्फ एक आपको स्टोरी बता रहा हूँ, रियल स्टोरी। तो वाइफ आई यहाँ पे पढ़ने के लिए आई और यहाँ पे जैसे उनके फर्स्ट सेमेस्टर हो गए, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद हस्बैंड कॉल करता रहा क्योंकि न्यूली मैरिड है भाई, अभी जस्ट शादी हुई है
और बीवी गई हैं, और उसके बाद हस्बैंड को भी जो है कनाडा में आना है, बट यहाँ पे सेटल होना है, ठीक है। तो जैसे ही उनका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, वाइफ ने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, ठीक है। भाई कनाडा है, कुछ भी हो सकता है। वाइफ ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और उसके बाद हस्बैंड ट्राई करता रहा। उसके बाद फिर एक दिन फ़ोन आता है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अब वो क्यों चाहिए, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ रीज़न नहीं है, ठीक है। अब वो ही जानते हैं क्या मतलब इसके पीछे का स्टोरी है कि भाई न्यूली मैरिड का जो है केस था, जिसके अंदर हस्बैंड वहाँ पे वेट कर रहा है कि वो ओपन, ऑब्वियसली अगर कोई बीवी आती है यहाँ पे ओपन वर्क परमिट में, हस्बैंड यहाँ पे आ सकता है, लेकिन पूरी तरीके से सिचुएशन ही चेंज हो गई। अब क्या करें, अब हस्बैंड कह रहा है कि मुझे कनाडा हमें आना है, कैसे ना कैसे। वाइफ जो है वहाँ पे इनविटेशन लेटर नहीं भेज रही, अगर हस्बैंड खुद अप्लाई करना चाहे नहीं कर सकता, क्योंकि वाइफ के डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली लगेंगे। तो ये एक केस है। अच्छा, दूसरा एक केस ये है गाइस, जिसके अंदर वाइफ यहाँ पे आई पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए यहाँ पे आई। उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी कंप्लीट करी, ठीक है। और जैसे ही उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, उस टाइम पे उन्होंने अपने हस्बैंड को बुलाया ओपन वर्क परमिट में। हस्बैंड ओपन वर्क परमिट में आया। उसके बाद दोनों एलिजिबल हो गए, कुछ एक साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए दोनों पीआर बन गए। जैसे ही वो परमानेंट रेजिडेंट बन गए दोनों के दोनों, हस्बैंड ने वाइफ को डाइवोर्स दे दिया। हस्बैंड ने कहा मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। उसका किसी और के साथ, यहाँ पे किसी गोरी के साथ अफेयर चल रहा था, और उसने छोड़ दिया उसको। और अब जो है वो लोग डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूं, कनाडा के अंदर डाइवोर्स अगर आपको लेना है तो कम से कम आपके जेब के अंदर 50,000 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए। दोनों को ये चीज पता है, ठीक है। और किसी लॉयर के साथ अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए जाते हो तो 1 घंटे के $600 वो चार्ज करता है यहाँ पे, ठीक है। ये गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती इसमें, ये गलतफहमी में रहना ना कि गवर्नमेंट हेल्प करेगी। आपको अपने जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। $600 तो 1 घंटा सिर्फ बात करने के, और उसके बाद जब वो फाइल होता है, सारी चीजें होती है, कम से कम $50,000 आपके हाथ में नहीं हो तो डाइवोर्स के बारे में सोचना भी मत। तो आधे से ज्यादा लोग तो ये सुन के घबरा जाएंगे। तो इतना पैसा चाहिए, लेकिन भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो भाई अगला पैसे तो खर्च करेगा। अगला पैसे भी खर्च कर रहा है, सब कुछ बेच रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो साथ में नहीं रहना चाहते, ठीक है। वाइफ रहना चाहती है, हस्बैंड रहना नहीं चाहता। क्यों? अब गाइज मेरी एक ही जो है ना क्वेश्चन है, मैं उन लोगों से जो लोग ये लोग करते हैं। अब ये दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं मेल्स का सपोर्ट कर रहा हूँ, फीमेल्स का सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी दूध का धुला नहीं है, सबके सब गलतियां करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग भी ऐसा करते हैं, जो मैंने ये जो 2 सिचुएशन बताई, मैं उन सिचुएशन की बात बता रहा हूं। आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। एक हस्बैंड, ठीक है, एक हस्बैंड एक वाइफ के लिए दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, ठीक है, अपना सब कुछ अपना जो है करने के बाद वो घर आता है, ठीक है। घर आने के बाद फिर वाइफ कहती है भाई मुझे डाइवोर्स चाहिए। सोचो उस हस्बैंड पे क्या बीतेगी। तो गलती हस्बैंड की नहीं है, गलती वाइफ की है। लेकिन हमारा जो समाज है, हम जो लोग हैं, हम लोग कहते हैं भाई लड़के की गलती होगी, कुछ ना कुछ चल रहा होगा चक्कर। ऐसे केस होते हैं। वैसा वर्षा भी हो सकता है कि वाइफ बहुत प्यार करती है हस्बैंड को, सब कुछ करती है उसके लिए, लेकिन बाहर हस्बैंड कुछ और कर रहा है। गाइस मैं यही कहूँगा कि सोचें, ऐसा डिसीजन करने के पहले दिमाग लगाएं, ठीक है, सोचें। अगर ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो, और अगर आपका बच्चा भी है तो उसके बारे में सोचें, उसके फ्यूचर के बारे में सोचें। सेपरेशन, डिवोर्स, ये सब चीज़ें जो है ना कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आदमी इस सिचुएशन से निकलता है तो तभी पता चलता है कि वो क्या चीज़ फेस कर रहा है, ठीक है। अगेन मेरी हाथ जोड़ के उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ये कि ऐसा ना करें। अगर हस्बैंड वाइफ है तो साथ में रहें। एक मैरिज को अगर आपको आगे ढंग से कंटिन्यू करना है, अगर आपको मैरिज को जिसे कहते हैं ना सक्सेसफुल बनाना है, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये जो हस्बैंड वाइफ की जो चीजें होती है ना, ये सब चीजें हटा दो। एक फ्रेंड की तरह रहो। जैसे आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हो, जो बातें करते हो, अच्छी बुरी जो भी बातें करते हो, वो सारी चीजें आप अपनी वाइफ के साथ भी डिस्कशन करने का करेज आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको अपनी फ्रेंड्स की कंपनी अच्छी लग रही है और अपनी वाइफ की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, तब गड़बड़ है। वही चीज वाइफ पे भी होता है।
अगर वाइफ को अपने फ्रेंड्स की कंपनी बाहर घूमना, ठीक है, हुदा ब्यूटी, फोटो वोटो वो सब ठीक है, अगर वो फैन है और हस्बैंड के साथ नहीं भाई हस्बैंड ठीक है, हस्बैंड के साथ फोटो नहीं खिंचानी, सेल्फी डालनी है, घूमना फिरना है, ठीक है, सब करते हैं, लेकिन इफ यू आर मैरिड आपको कभी भी ये चीज छुपाना नहीं चाहिए कि ठीक है, आपको ये कहते हुए जो है ना शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि यू आर मैरिड। तो ये सब चीजें ध्यान रखें, दोस्तों के जैसे रहें। अगर आज मेरी बात करूं गाइस तो मुझे मेरे दोस्तों के साथ रहते हुए मैं फिर भी बोर हो जाता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ के साथ रहते हुए मुझे कभी बोरियत फील नहीं होती। मैं घंटों घंटों तक रह सकता हूँ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा कभी कोई कमी फील ही नहीं होती। इसलिए मेरे आधे से ज्यादा दोस्त जो हैं कनाडा के अंदर नाराज हैं। तो अब मैं हूँ ऐसा तो हूँ बोरिंग जो भी कह लो आप। तो गाइज ये थी मेरी एक वीडियो जिसके अंदर मैंने डिटेल में आपको बताया कि मैरिजेस के अंदर अगर आप सेपरेशन करते हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन से रिलेटेड बेस्ट से बेस्ट इंफॉर्मेशन इसी चैनल पे आने वाली है।